संपूर्ण जीवन इस राष्ट्र की सीमाओं को अपनी माँ का आंचल मानने वाले सैनिक के रूप में व्यतीत किया है। मैं बहुत ही श्रद्धा के साथ आप हम सब की तरफ से उनको प्रणाम कर रहा हूँ। समक्ष उपस्थित समाज के सभी जागरूक और उत्तरदायित्व को समझने वाले बंधु भगिनी, कुछ एकदम तरुण बहनें, कम उम्र की तरुण भैया भी दिख रहे हैं। निश्चित तौर पर इन सब ने 18 वर्ष की उम्र को प्राप्त करके वोटर आईडी बनवा लिया होगा और आने वाले समय में लोकतंत्र के जिस महायज्ञ को हम सब लोग संपन्न करने वाले हैं उसमें अपनी आहुति देने के लिए आप सब तैयार होंगे। आज जब इस कार्यक्रम की सूचना आपको मिली होगी, बताया गया होगा कि भाई संघ के कार्यकर्ताओं ने मिलकर के लोक जागरण मंच के माध्यम से मेरा मत देश के लिए, इस कार्यक्रम के लिए हम सबको एकत्र होना है। हमें से अनेक लोगों को लगा होगा चुनाव तो आते रहते हैं, भारत में चुनावों का क्रम इतना ज़्यादा चलता है कि हम सब लोगों को लगता है कि कभी पंचायत के चुनाव होते हैं, कभी नगर निगम के चुनाव होते हैं, कभी विधानसभा के आ जाते हैं, कभी लोकसभा के आ जाते हैं और लोकसभा के समाप्त हुए तो फिर से नगर निगम के आ जाते हैं। यानी ऐसा कभी नहीं होता कि साल 2 साल हमारे ऐसे निकले हों जब हम कह सकें कि चुनाव नहीं है, लगातार चलते रहते हैं। हम में से अनेक लोग समाज के बहुत बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, लेकिन यहाँ पर जो लोग एकत्र हैं उनको एक विशेष कारण से आमंत्रण देकर के बुलाया गया है। आप लोगों को लग रहा होगा कि प्रवीणा दीदी ने कहा होगा, अपने कुछ कार्यकर्ताओं ने सूचना दी होगी तो शायद सहज रूप से बुला लिया होगा, संपर्क है, हमारा परिचय है, इसलिए उन्होंने कह दिया होगा कि कार्यक्रम में आइए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको सूचना इसलिए दी गई है कि आप में से प्रत्येक व्यक्ति समाज का एक विशिष्ट समूह है जिसका आप प्रतिनिधित्व करते हैं। वो समूह कौन सा है? समाज में 3 प्रकार के समूह होते हैं। एक समूह तो वो होता है जब लोकतंत्र का यज्ञ आता है, चुनाव आते हैं, तो वो क्या करते हैं, छुट्टी मनाने के लिए कहीं अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले जाते हैं, कभी पिकनिक मनाने के लिए चले जाते हैं, कभी फिल्म देखने के लिए चले जाते हैं। उनके लिए चुनाव के दिन का, मतदान के दिन का केवल इतना महत्व है कि एक छुट्टी का दिन है, उस दिन अपना निजी मनोरंजन सबसे महत्वपूर्ण होता है, यानी वोट नहीं डालते। दूसरा एक समूह और होता है जो अपना वोट डाल करके आ जाते हैं, सुबह से नहाए धोए, भगवान का पूजन किया, चाय नाश्ता किया, वोट डालने के लिए गए, अपना वोट डाला, मेरी उंगली पर निशान है, इतना पर्याप्त है। फिर घर में आकर के अपने घर के 4 परिजनों से भी बातचीत नहीं करते कि भाई तुमने वोट डाला है कि नहीं, बिटिया तुमने वोट डाला है कि नहीं, बहू का वोट डाला है कि नहीं, कुछ नहीं। हमको कोई आवश्यकता नहीं, जिसकी मर्जी होगी जाएंगे, वोट डालकर आ जाएंगे। लेकिन एक तीसरा समूह और होता है, और वो तीसरा समूह सबसे पहले उठ करके अपना वोट डालता है, उसके बाद घर आकर के डांट करके, अगर बड़े हैं तो बहुत श्रद्धा के साथ अपने घर के परिजनों से कहता है कि आपका सबका वोट सबसे पहले डल जाना चाहिए। और जब परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का वोट डल जाता है तो वो व्यक्ति घर पर चादर ओढ़ करके सोना पसंद नहीं करता। पहले शाम को 6 बजे तक चुनाव होता था, 5 बजे तक होता था, अब 6 बजे तक का समय बढ़ गया है। वह व्यक्ति शाम की 6 बजे तक चैन से भोजन तक नहीं करता। वो अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी गली में प्रत्येक परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का मत जब तक नहीं डल जाता तब तक चैन नहीं लेता है। यहाँ जो लोग बुलाए गए हैं वो इस तीसरे समूह के लोग हैं, जिनको स्वयं को राजनीति में रुचि नहीं है। वे स्वयं राजनीति को दूर से ही देखना पसंद करते हैं। उनका राजनीति से संबंध कितना रहता है, ड्राइंग रूम में बैठे, टीवी चालू किया, टीवी देख लिया, समाचार अखबार में पढ़ लिए, उतना पर्याप्त है। सारे राजनेताओं को जानते हैं, राजनीतिक दलों का चरित्र वे पहचानते हैं, हमारे जो प्रत्याशी हैं उनको भी ठीक ढंग से जानते हैं, लेकिन हम स्वयं राजनीति नहीं करते, ऐसा कहने वाले लोग हैं। पहले मैं जब संघ का सामान्य स्वयंसेवक था तो हमारे एक अधिकारी से मैंने भी एक बार ऐसा प्रश्न किया। मैंने कहा भाई हमारा तो भाई साहब कोई सीधा राजनीति से लेना देना नहीं रहता है, संघ के कार्यकर्ताओं को चुनाव आने के पहले कि भाई लोकतंत्र का यज्ञ आ रहा है, हम सब लोगों को सक्रिय हो जाना चाहिए। संसद के चुनाव राष्ट्र की दशा और दिशा तय करने वाले होते हैं, अभी भाई साहब ने आपको कहा। तो हम सब लोगों को क्यों लगा दिया जाता है, हम सबको क्यों लगना चाहिए? जिनको राजनीति करना है वो नेता लगे। वोट डलवाने से या वोट डालने से हमारा क्या फायदा? अगर सीमेंटेड सड़क हमारे घर के सामने बन गई है, नर्मदा का पानी मेरे घर के लेटरिन बाथरूम तक पहुंच रहा है
उसके बाद मुझे क्या करना है? अगर मैंने वोट नहीं भी डाला, लोगों से वोट नहीं भी डलवाया, तो इसमें से कौन सी चीज बंद हो जाएगी बताइए? कुछ भी बंद नहीं होना है। सीमेंट की सड़क का उपयोग भी हम करेंगे, नल के पानी का उपयोग भी हम करेंगे, बिजली भी हमको मिलेगी। तो अब जाकर के विचार का प्रश्न आता है, तब जाकर के हमको विचार करना पड़ता है कि मेरा वोट देश के लिए क्यों और कैसे, किस कारण से हम अपना मत देश के लिए देना चाहते हैं। ऐसे ही कुछ विषयों पर आपसे बातचीत करना है। तो जिन अधिकारी से मैंने प्रश्न किया था, उन्होंने मुझे एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा भाई आपके घर में क्या क्या चीजें हैं, आपका घर है, मकान है, उसमें क्या क्या चीजें हैं? तो मैंने कहा सब कुछ है, बैठक कक्ष भी है, शयन कक्ष भी है, ड्राइंग रूम, बेडरूम जिसको हम कहते हैं, और साथ में भगवान का देवालय भी बना हुआ है जहां पर बैठ करके हम पूजा पाठ करते हैं। उन्होंने कहा सब बता दिया, लेकिन आपने एक चीज नहीं बताई, घर में शौचालय है क्या? मैंने कहा हाँ स्वाभाविक है, इतना बड़ा घर है तो घर में शौचालय भी है। उन्होंने कहा शौचालय में आप कितनी देर के लिए जाते हो? मैंने कहा शौचालय में सामान्यतः कोई व्यक्ति कितनी देर के लिए जाता है? स्वाभाविक रूप से 5-10 मिनट से ज्यादा व्यक्ति वहां नहीं बैठता। कौन बैठना पसंद करेगा? उन्होंने कहा क्यों, अगर 1 घंटा बैठने का कहे तो? मैंने कहा कोई पसंद नहीं करेगा। उन्होंने कहा अच्छा अगर हम आपको ये कहें कि वहां जाओ ही मत शौचालय में, तो? मैंने कहा वो भी संभव नहीं है। जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे शरीर का स्वास्थ्य वहां पर 10 मिनट बैठना जाना ये अनिवार्यता प्रकट करता है, इसके बिना हम अस्वस्थ हो जाएंगे। उन्होंने कहा अगर वास्तव में हम इस राष्ट्र और समाज के जिम्मेदार नागरिक हैं, तो जैसे शौचालय में जाना अनिवार्य है, वैसे ही राजनीति के लिए हमारा यह थोड़ा सा समय देना भी अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं किया तो राष्ट्र देवता का शरीर बीमार पड़ेगा, समाज देवता का शरीर बीमार पड़ेगा। इसलिए हमारे लिए मतदान एक यज्ञ के समान है। और इसलिए यह जो थोड़ी सी चर्चा है आप सबके सामने मैं करने वाला हूं, यह चर्चा सामान्यतः ऐसी है कि इन सारे विषयों पर आप सब लोगों का संज्ञान है, आप सब लोग इन विषयों से भलीभांति परिचित हैं, लेकिन होता क्या है, समाज का स्मरण शक्ति का मामला जरा कमजोर है। हम सबकी स्मरण शक्ति कमजोर है। कई बातें ऐसी होती है जो इस राष्ट्र में, समाज में हो जाती है, समय आने पर हम लोग बहुत उद्वेलित हो जाते हैं, हमको लगता है कि बहुत गंभीर मुद्दा है, लेकिन समय के साथ उन सब बातों को हम भूल जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आप सबसे पूछूं कि हम सब लोगों का अपने संतों के प्रति अत्यधिक श्रद्धा भाव रहता है। हमारे संत समाज के प्रति षड्यंत्र पूर्वक योजनाबद्ध तरीके से इस देश के राजनेताओं ने, इस देश के मीडिया ने एक अश्रद्धा का भाव हिंदू समाज के मन में पैदा कर दिया। सारे संत खराब है ऐसा बिल्कुल नहीं। हमारे संत बहुत तपस्वी भी हैं, बहुत ओजस्वी भी हैं, बहुत धार्मिक भी हैं, बहुत तप साधना करने वाले भी हैं। अब इन सब संतों में हमारे सर्वोच्च संत कौन से हैं? तो हम कहते हैं कि 4 पीठ पर जो शंकराचार्य हैं वो सबसे ज्यादा पूज्य है। चारों शंकराचार्य हमारे सबसे पूज्य संत हैं। मैं आपको याद दिलाऊं, हम में से कितने लोगों को मतदान करते समय यह याद रहेगा कि हमारी एक सबसे बड़ी 4 पीठों में से जो सबसे बड़ी पीठ थी, उसके जो सबसे श्रद्धेय शंकराचार्य थे, उनको रात की 12 बजे दिवाली के दिन इसी देश के नालायक राजनेताओं ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। हम में से कितने लोगों को याद है? हम में से कितने लोगों को पता है कि हमारे परम पूज्य शंकराचार्य जी ने 9 साल तक न्यायिक लड़ाई लड़ी है और 9 वर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनका कहीं से कहीं तक लेकर के कोई दोष नहीं है। वे तपस्वी शंकराचार्य जी किन धाराओं के अंतर्गत जेल में निरुद्ध किए गए थे? धारा 302 और 307, हत्या के प्रकरण में हमारे संतों को जेल में डाला गया था। हम में से कितने लोगों को याद है? उस समय हम उद्वेलित हुए होंगे, समाचार पढ़ा होगा तो लगा होगा कि हिंदू धर्म पर चोट हुई है। ठीक दिवाली के दिन मध्य रात्रि में गिरफ्तार करना यह कितना बड़ा षड्यंत्र है, ये हमको पता था। लेकिन आज मतदान करते समय, 19 मई को मतदान करते समय कितने लोगों को याद रहेगा? इसलिए हमारी स्मरण शक्ति को और अधिक जागृत कर ले। कुछ विषय जो पिछले 5 वर्षों में, 10 वर्षों में, 70 वर्षों में, 75 वर्षों में संपन्न हुए, सूत्र रूप में थोड़े थोड़े छोटी छोटी बातें याद दिला करके मैं आगे बढ़ता चलता हूं। मेरा मत देश के लिए। सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं अपने देश के यशस्वी राष्ट्रपति हुए प्रणब मुखर्जी जी। प्रणब मुखर्जी जी ने हमको 2-3 बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि भारत की जनता कभी भी लोकतंत्र के साथ विश्वासघात नहीं करती। हम सब उसी जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। कभी भी भूल कर भी भारतीय जनमानस पर शंका मत करना।
भारत का जनमानस कितना चेता हुआ है, एक छोटा सा प्रसंग सुना करके अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। जनता कभी विश्वासघात नहीं करती लोकतंत्र के साथ। रीवा नरेश यानी रीवा के राजा, रीवा नरेश रीवा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते थे, नेहरू जी के परम मित्र थे। ये आजादी के बाद लगभग 15-20 वर्ष का परिदृश्य था। एक और राष्ट्रभक्त दल खड़ा हुआ जनसंघ को रीवा नरेश के सामने कोई चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट नहीं मिलता था, किसको खड़ा करे, कोई तैयारी नहीं होता था। जनसंघ ने एक दिन अपने संघ के कार्यकर्ता को कहा कि भाई आपको रीवा नरेश के खिलाफ संसद का चुनाव लड़ना है। इस कार्यकर्ता की दो विशेषताएं थी। पहली विशेषता यह थी कि वो अत्यधिक गरीब था, रीवा में ही रहते थे वो कार्यकर्ता, उम्र भी काफी लगभग अधेड़ अवस्था के थे, लेकिन परिवार से आर्थिक दृष्टि से एकदम विपन्न, पैसा रत्ती भर जेब में नहीं। यानी सुबह का भोजन हुआ तो शाम का होगा कि नहीं होगा परिवार का, इस बात की भी गारंटी नहीं होती थी, इतने गरीब। और दूसरी विशेषता उस कार्यकर्ता की क्या थी, वे ईश्वर के अभिशाप से कहे, वरदान से कहे, प्रज्ञा चक्षु थे, जन्मांध थे, जन्म से आंखें नहीं थी। ऐसे कार्यकर्ता को रीवा नरेश के खिलाफ टिकट दे दिया जनसंघ ने। अब ये कार्यकर्ता जो कथावाचक पंडित जी थे, ये अपने हारमोनियम पीठ पे बांधी एक व्यक्ति का हाथ पकड़ करके रीवा नरेश के महल में पहुंच गए। रीवा नरेश से कहा कि साहब, मेरे संगठन ने मुझे आदेश दिया है कि मेरे राजा साहब के खिलाफ मुझे चुनाव लड़ना है। मैं तो आपकी प्रजा हूं, रीवा में ही रहता हूं, इसलिए आप मेरे राजा हो, मैं आपकी प्रजा हूं। आप मुझे बताइए कि आप कितना धन खर्च करेंगे चुनाव में। उन्होंने कहा कि भाई मैं वैसे तो मेरी कोई सीमा ही नहीं है, इतने गाड़ी घोड़े, इतने महल है, सोना चांदी का मालिक हूं, राजा हूं, चाहे जितना खर्च करूं। ये उस जमाने की बात है, लेकिन फिर भी आप बताओ क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि एक सीमा तय कर ले, आप कितना धन खर्च करेंगे। कहा ठीक है, मैं सीमा तय करता हूं, 1 लाख रुपया खर्च करूंगा। पंडित जी ने कहा ठीक है, बुलवा लीजिए 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया बुलवाया। राजा साहब को आश्चर्य हो रहा था, ये क्या बात है। उन्होंने कहा ऐसा करिए, इस 1 लाख रुपए को आधा आधा कर लीजिए। राजा साहब ने कहा ठीक है, 50,000 के 2 हिस्से किए, 2 थैलियों में। पंडित जी ने कहा कि आप मुझसे वादा कीजिए कि आप 50,000 रुपए से 1 रुपया भी ऊपर खर्च नहीं करेंगे। कहा ठीक है। कहा मैं आपकी प्रजा हूं, मुझे भी चुनाव लड़वाना आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए ये 50,000 रुपया आप मुझे दान में दे दे, दक्षिणा में दे दे। मैं पंडित आदमी ठहरा, राजा साहब से ही तो दक्षिणा लूंगा। 50,000 रुपया। राजा साहब ने कहा अच्छा ठीक है, ये 50,000 ले जाओ। कहा वाहन कितने लगाओगे चुनाव में। वो युग ऐसा था कि आज जैसे गाड़ी घोड़े सब कार्यकर्ताओं के पास नहीं होते थे। कहा मेरे पास वैसे तो 50 गाड़ियां खड़ी है मेरे गैरेज में, लेकिन मैं आपसे ये वादा करता हूं कि केवल 2 जीप का उपयोग करूंगा। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, चलेगा, इतने में चुनाव हो जाएगा। कहा क्या मतलब। कहा 1 जीप और 1 ड्राइवर आप रखो, 1 जीप और 1 ड्राइवर मुझे दे दो। मैं ठहरा प्रज्ञा चक्षु आदमी, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है, एक आदमी की उंगली पकड़ पकड़ करके मैं कहा पूरी संसद क्षेत्र में घूमता बैठूंगा। कहा ठीक है ले जाइए। कहा वादा किया है, दूसरी जीप का उपयोग नहीं करेंगे। कहा बिल्कुल नहीं होगा। ईमानदारी का युग था। रीवा नरेश ने 1 जीप और 50,000 रुपए में, और उन पंडित जी ने जो प्रज्ञा चक्षु थे उन्होंने भी 1 जीप और 50,000 रुपए में चुनाव लड़ा। और आश्चर्यजनक रूप से पिछले 20 वर्षों से जो राजा साहब चुनाव लड़ रहे थे, उनको इन पंडित जी ने चुनाव हरा दिया। पहली बार लोगों को आश्चर्य लगा, जिस व्यक्ति के पास कुछ नहीं था वो चुनाव जीत गया। इसलिए प्रणब मुखर्जी जी ने जो बात कही थी कि इस देश की जनता लोकतंत्र के साथ कभी विश्वासघात नहीं करती। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि राजनेताओं को भी सत्ता प्राप्ति को अपनी लालच की पूर्ति करने का साधन नहीं बनाना चाहिए। आजकल तो हम देख रहे हैं नेता सारे भ्रष्ट, जिसको देखो वो भ्रष्टाचार कर रहा है, अपनी तिजोरी भर रहा है। ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि राजनेताओं को भी ईमानदार रहना चाहिए, राजनीतिक दलों को भी ईमानदार रहना चाहिए। एक बात उन्होंने कही कि कोई ऐसा वादा नहीं करना जो हम पूरा नहीं कर सके। राजनेताओं के बारे में बहुत चुटकुले चलते हैं, ऐसी बातें करते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अभी तो मजाक भी बन रहा है, 72,000 रुपए दे देंगे, है ना, हर चीज में 72,000 रुपए दे देंगे। बाद में पूछा कहां से लाएंगे। आज से 10 वर्ष 20 वर्ष पहले जब आपकी सरकार थी, तब आपके प्रधानमंत्री के सामने जब ये योजना रखी गई थी कि भाई 5,000 रुपए एक व्यक्ति को अगर गरीबी की रेखा से नीचे वाले व्यक्ति को दे दे तो कैसा रहेगा, तो आपके प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। फिर आप कैसे वादे कर रहे हैं, तो वादे वो करो। इसके विपरीत हमने देखा कि कुछ राष्ट्रभक्त दलों ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन उसमें कोई ऐसा वादा नहीं किया जो वो पूरा नहीं कर सके। तो इसलिए इस बात की चिंता हमको करना चाहिए कि कौन सा राजनीतिक दल सब्ज बाग दिखा रहा है, सपने दिखा रहा है, कौन सा राजनीतिक दल वास्तविकता के धरातल पर टिका हुआ है। इस बात की चिंता हमको करना चाहिए, है ना।
और जो लोग शासन में हैं उनको समझना चाहिए कि चुनाव हर बार नई चुनौतियां लेकर के आता है, हर चुनाव नई चुनौती लाता है। और इसलिए हम सबको पता है कि कल तक हमारी अपेक्षाएं क्या थी, सड़क होना चाहिए, सड़क आ गई, पानी होना चाहिए, पानी भी आ गया, बिजली चाहिए, बिजली भी मिलने लगी। अब कटौती होने लगी मध्य प्रदेश में, फिर से ये अलग विषय है, लेकिन फिर भी सब कुछ मिल रहा है। लेकिन हर बार नई चुनौतियां होती है। आज जितने लोग यहाँ पर बैठे सब अखबार पढ़ते हैं, जितने लोग यहाँ बैठे सब टीवी देखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज आपको भारतवर्ष के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती क्या लगती है, तो आप में से प्रत्येक व्यक्ति के पास एक ज्वलंत प्रश्न है। कोई कहता है कि इस बार जब एयर स्ट्राइक हमने की थी तो हमारे सेना अध्यक्ष ने क्या कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए कि अगर आज राफेल विमान होता तो ये बालाकोट तो क्या, हम बिल्कुल बलूचिस्तान पार करके पाकिस्तान के हृदय क्षेत्र में जाकर के, और अभी तो हमने केवल कुल मिलाकर के 4-5 अड्डे समाप्त किए, 300 आतंकवादी एक साथ मारे। लेकिन अगर वो विमान होता तो हम इतनी एग्जैक्ट हमला करते और पाकिस्तान में जितने आतंकवादी अड्डे हैं उन सबको भी नष्ट करने की क्षमता भारत की सेना ने। अब हमारे मन में क्या प्रश्न खड़ा हुआ, काश राफेल होता। कल तक हम बिजली, सड़क, ड्रेनेज, पानी पर विचार कर रहे थे, और इसलिए मेरा अगला बिंदु यही है कि आखिरकार चुनाव कौन सा हो रहा है और उसमें मुद्दे कौन से। लेकिन उससे पहले एक बात और आपको बता दूं, संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक मोहन जी भागवत ने पिछले दिनों हमको 2-3 बिंदुओं की तरफ इंगित किया था। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र में चुनाव हमारे लिए राजनीति नहीं है, हम केवल चुनाव को राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं, हमारा प्रजातांत्रिक कर्तव्य निर्वाह करने का एक ये महत्वपूर्ण अवसर है। और इसलिए हम प्रयास ये करते हैं, संघ का प्रत्येक कार्यकर्ता कोशिश करता है कि 100% मतदान की कोशिश करना, ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालें। हमारा कोई भी कार्यकर्ता आपसे आकर के ये नहीं पूछता कि आपको किस दल को वोट देना है, वो ये कहता है आप तो अनिवार्यतः वोट डालिए। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि राष्ट्रभक्त नागरिक जब भी वोट डालता है वह राष्ट्र की महत्वपूर्ण समस्याओं को ध्यान में रख करके वोट डालता है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश का ये बुद्धिजीवी वर्ग है, यही सबसे ज्यादा न्यूट्रल हो जाता है। अभी पिछले 3 चरण संपन्न हुए ना, हमने देखा ग्रामीण क्षेत्रों में 90-95% तक मतदान करने वाले गांव भी थे। क्या किसानों के पास काम नहीं होता है क्या? उनको खेत में पानी डालने नहीं जाना होता है क्या? फसलें नहीं काटना होती क्या? इसके विपरीत एयर कंडीशन कमरों में बैठने वाले, ऑफिस में बैठने वाले लोग, एयर कंडीशन दुकानों में बैठने वाले लोग, मॉल जिनके मालिक हैं, जो मॉल के मालिक हैं, ऐसे लोग दिन भर घर बैठे रहते हैं, वोट डालने नहीं जाते। ऐसे लोगों को चेताने की आवश्यकता है। तो इसलिए हमारा पहला कर्तव्य होता है 100% हम मतदान करें, और मतदान करते समय राष्ट्रीय मुद्दों को नजरअंदाज नहीं करें। ऐसे 2-3 आग्रह उन्होंने किए थे, और साथ में समाज देवता से ये भी आग्रह किया था। समाज देवता है ना, आप सारे लोग इतनी बड़ी संख्या में जो अभी इस समय मध्य रात्रि के समय भोजन किया है नहीं किया पता नहीं, लेकिन देश के प्रश्न पर हम सब यहाँ पर एकत्र हैं। तो ऐसे नागरिकों से उन्होंने कहा था कि ये चुनाव से हमारा कर्तव्य समाप्त नहीं हो जाता, केवल वोट डाल देना, वोट डलवा देना, यहाँ पर हमारे काम की समाप्ति नहीं है, काम हमारा यहाँ से शुरू होता है। अगले 5 वर्षों में जिस सरकार को हम बनाएंगे उस सरकार का रिपोर्ट कार्ड हम देखेंगे, देश के लिए कौन सा नेता, कौन सा दल, कौन सी सरकार लाभदायक है, कौन राष्ट्र को परम वैभव के शिखर पर पहुंचा सकता है, इस बात की चिंता करने वाले हम सब लोग हैं। और इसलिए हमारा काम यहां पर समाप्त नहीं होता है। आप सबको याद दिला दो, गत चुनाव में 2014 में हमारे 81 करोड़ मतदाताओं में से केवल 67% यानी 66.38% वोटर्स ने वोट डाला था। लेकिन ये जो 67% था, ये अभी तक के आजादी के बाद के चुनावों का सर्वाधिक प्रतिशत था। केवल 60%, 67% लोग जाग गए भारत के। तो हमने परिवर्तन देखा कि नहीं देखा पिछले 5 वर्षों में? जिस भारतवर्ष की दुर्गति के ऐसे ऐसे चरम बिंदु हमने देखे थे, उस भारतवर्ष को शक्ति के साथ खड़े होते हमने देखा है। चीन के साथ आंख मिला करके बात करने वाला भारत, पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारने वाला भारत, आर्थिक दृष्टि से चीन और अमेरिका के अर्थ जगत को पीछे छोड़ देने वाला भारत। ये भारत का निर्माण कैसे हुआ? इन 67% लोगों के जागृत हो जाने के कारण से। क्या हम सब लोग मिलकर के ये प्रयास नहीं कर सकते क्या कि यह जो मतदान का प्रतिशत है, यह मतदान का प्रतिशत इस बार 75 पार कर जाएंगे? जिस दिन हमने 75% का मतदान का प्रतिशत प्राप्त कर लिया, आप तय मान करके चलना, भारत को विश्व की सबसे बड़ी शक्ति होने से कोई नहीं रोक सकता।
और इसलिए मतदान का प्रतिशत हम सबको मिलकर के बढ़ाना है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। एक बात और मैं आपको बता दूं, इस समय हमारे देश में 52 करोड़ मतदाता है जो इस महायुद्ध में आहुति डालने वाले हैं, और इस बार 18 वर्ष से 20 वर्ष की आयु के 3 करोड़ नए वोटर्स तैयार हुए जिन्होंने 18 वर्ष की उम्र को प्राप्त किया। इसलिए मैंने शुरू में इन सब भैया बहनों का स्वागत कर लिया जो मुझे तरुण दिखाई दे रहे हैं। आप इनकी ताकत को समझते हैं क्या? हमारे यहाँ पर कुल मिलाकर के भारत में जितनी संसदीय सीटें हैं उनके पिछले अभी तक के सारे परिणामों पर अगर आप दृष्टिपात करेंगे तो आपको एक बात ध्यान में आएगी। वो महत्वपूर्ण बात क्या है? लगभग 90% सीटों पर जीत हार का जो तय होता है परिणाम, वो केवल 1 लाख से कम वोटों से होता है। 90% सीटों पर 1 लाख से कम वोट से जीत हार का अंतर तय होता है। यानी सीट या तो जीती जाती है या हारी जाती है। ये कभी कभी कम भी होते हैं, 200, 400 और 2000, 5000 वोटों से भी सीटें जीती और हारी जाती है। लेकिन अधिकतम 1 लाख वोट जो होते हैं वो निर्णायक वोट होते हैं। और मजे की बात क्या है, इस बार ये जो नए वोटर्स हैं इनको अगर आप सब संसदीय सीटों पे डिवाइड कर दें तो प्रत्येक सीट पर 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा वोटर्स नए जुड़े। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो नए पीढ़ी के बच्चे हैं ये मिलकर के इस बार राष्ट्र की दिशा तय करेंगे। 1 लाख के अंदर अंदर हार जीत तय हो जाती है और प्रत्येक लोकसभा सीट पर 1,30,000 वोटर्स नए तैयार हुए। औसतन 1.5 लाख के लगभग वोटर्स हर लोकसभा सीट पर है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हम सब लोगों को ध्यान रखना है। और इसलिए जितने भी नव मतदाता हैं इनमें लगभग 75% मतदाता तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन शहरी क्षेत्रों में भी ये संख्या बहुत बड़ी है। हम सब मिलकर के जो नई पौध नई पीढ़ी है इस राष्ट्र की, उस पर ये जिम्मेदारी बहुत ज्यादा आई है। ईश्वर की कृपा इतनी अच्छी कि ये नई पीढ़ी बहुत चैतन्य है। ये देश में राष्ट्रभक्त कौन है, राष्ट्रद्रोही कौन है, आतंकवादियों का पक्ष लेकर के कौन खड़े होते हैं? आदरणीय गोलिया जी यहाँ पर बैठे। सेना जब अपना पराक्रम दिखाती है तो सेना के पराक्रम पर प्रश्न चिन्ह कौन लगाते हैं, कौन सेना से सबूत मांगते हैं? ऐसे सारे लोगों को ये नई पीढ़ी भी देख रही है, बड़ी उम्र के लोग भी देख रहे हैं। और इसलिए ये सारे लोग मिलकर के इस बार राष्ट्र की दिशा तय करेंगे। एक बात जो मैंने प्रारंभ में कही थी वो फिर से इंगित कर रहा हूँ, चुनाव कौन से, उसमें विषय क्या होना चाहिए? आज अगर लोकसभा सीट के लिए चुनाव हो रहे हैं तो अगर आपकी गली में अंधेरा है तो उस अंधेरे को भूल जाइए। अगर हमारे यहाँ पर ड्रेनेज चौक हो रहा है तो चौक ड्रेनेज को भी भूल जाइए, क्योंकि इस समय चुनाव नगर निगम के नहीं है। नगर निगम के चुनाव जब हो तब पार्षद से संबंधित बातें हम करेंगे। विधानसभा के चुनाव जब होंगे तब हम तय करेंगे कि मध्य प्रदेश में बिजली कितने घंटे मिलना चाहिए, कितने घंटे कटौती होना चाहिए, हमारे बच्चों के रोजगार की दृष्टि से क्या क्या काम मध्य प्रदेश में हो रहा है, नए कारखाने कितने खुल रहे हैं। ये सारी चीजें मध्य प्रदेश के विकास को लेकर के चिंतन हम कब करेंगे? विधानसभा चुनाव में। लेकिन इस समय हम क्या कर रहे हैं? लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। और इसलिए अपने आसपास रहने वाले, हम जिससे सब्जी खरीदते हैं उससे बात करिए, हम जिस किराने की दुकान पर किराना खरीदने जाते हैं उससे बात करिए, हम जिस व्यक्ति को अपने घर पर बुलाते हैं किसी भी काम के लिए, हमारे घर पर कोई झाड़ू पोछे लगाने आते हैं, यदि कोई बर्तन साफ करने आते हैं, उनसे भी बात करिए। इन सब लोगों से चर्चा करने से होगा क्या? समाज में एक वातावरण तैयार होगा और इस वातावरण की निर्मित करने का काम हम सब लोग मिलकर के करेंगे। तो इसलिए लोकसभा के मुद्दे ये तय करते हैं कि देश की सुरक्षा कैसी होगी, अखंडता, संप्रभुता, उसकी विदेश नीति, देश की अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, देश का सामाजिक सद्भाव, ये सारे विषय हमारी चिंता के विषय। इन विषयों पर चिंतन करके हमको लोकसभा का वोट देना है। एक मजेदार बात यह है, अभी तक 1947 से लेकर आज तक का आप चुनावों का इतिहास अगर देखें तो चुनाव का इतिहास ये बताता है कि भारतवर्ष में जितनी सरकारें बनी और बिगड़ी, वो सारी की सारी सरकारें बनी बिगड़ी है केवल 4 मुद्दों पर। ये 4 मुद्दे कौन से? सबसे महत्वपूर्ण विषय है महंगाई, दूसरा है बेरोजगारी, तीसरा है ढांचागत विकास यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, और चौथा है भ्रष्टाचार। आज मैं आपसे पिछले 5 वर्ष की सरकार के इन्हीं मुद्दों पर एक लिटमस टेस्ट करने वाला हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन मुद्दों पर सरकार सफल हुई या असफल हुई। केवल इतना बार हम बातचीत करेंगे, उसके बाद हम सब लोग मिलकर के घर जाकर के आराम से चिंतन मनन करके ये तय करेंगे कि हमको वोट किसको देना है। तो इन 4 मुद्दों पर थोड़ी सी डिटेल में आप सबसे बातचीत करना चाहता हूं। सबसे पहले आते हैं महंगाई पर। महंगाई की स्थिति इतने वर्षों में हम सब लोगों ने देखी कितनी खराब हुई, और इस महंगाई ने लोगों का जीना हराम कर दिया।
और हम सब लोगों ने देखा कि कभी कभी तो प्याज के भाव पर अटल जी जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री को लोगों ने घर भेज दिया। ये सब हमने देखा इस देश में। लेकिन आज महंगाई की स्थिति क्या है, तो स्वाभाविक रूप से हम जब तुलना करते हैं तो पता लगता है। सबसे पहले तुलना करें महंगाई यानी मूल्य दर वृद्धि का प्रतिशत कौन कौन से सन में कितना कितना रहा। हम देखते हैं कि 2011 में केवल 8.87% मूल्य वृद्धि थी। 2011 यानी मनमोहन सिंह जी की सरकार इस देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्री माने जाते थे। लेकिन यह महंगाई दर वृद्धि 2012 में जाकर के 9.30% हो गई, यानी और बढ़ गई, 9.5% हो गई। लेकिन 2013 के अंत होते होते यह महंगाई दर वृद्धि 11.09% हो गई। ये जो मैं आंकड़े आपको बता रहा हूं, ये किसी राजनीतिक दल के द्वारा दिए हुए आंकड़े नहीं है, ये इस राष्ट्र के नीति नियंताओं के आंकड़े, राजनेताओं के नहीं कह रहा हूं मैं, नीति नियंताओं के, जो इस देश में नीति आयोग, वित्त आयोग, इनके माध्यम से इस देश का भविष्य तय करते हैं। वो बताते हैं कि देश में इस समय क्या क्या हो रहा है। इसलिए ये सब के सब प्रामाणिक और ऑथेंटिक आंकड़े हैं जो भारत सरकार के अधिकारियों ने तैयार किए। अधिकारी किसी के सगे नहीं होते, वो केवल राष्ट्र की सेवा करने वाले लोग हैं। तो उन्होंने बताया हमको कि अभी तक महंगाई का प्रतिशत ये था। लेकिन 2014 के बाद स्थिति क्या बनी, हम कल्पना कर सकते हैं। कायदे से जिस ढंग से महंगाई दर वृद्धि बढ़ रही थी, होना क्या था, 2014 में 12.5 हो जाता, फिर 15 में 13% हो जाता, फिर 13.5 होता, फिर 14.5 हो जाता और लगभग 15% वृद्धि पर समाप्त होना था ना 2019, 5 साल की सरकार में। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से महंगाई दर वृद्धि लगातार कम होती चली गई। और कितनी कम हुई, 2019 में जाकर के अक्षर थोड़े छोटे हैं, शायद आपको ध्यान में नहीं आएगा, लेकिन यह वृद्धि दर 2.27% रह गया। 2019 की बात कर रहा हूं। और यह पूरी दुनिया के लिए आश्चर्य का विषय है कि कोई देश इतनी महंगाई दर वृद्धि को प्राप्त करे और अचानक महंगाई वृद्धि दर इतनी कम हो जाए, 2.27%। यानी हम कल्पना कर सकते हैं कि अगर महंगाई की वृद्धि दर का प्रतिशत देखें तो आपको इसकी तुलना सीधे 1948, 49, 1950 से करना पड़ेगी। आप कहेंगे कि नहीं, महंगी तो हुई है चीजें महंगी तो होती है। यह मामला है दर की वृद्धि के प्रतिशत का। रॉ मटेरियल महंगा होगा तो चीजें महंगी होगी, यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन जितने में रॉ मटेरियल मिल रहा है, जितना उसको बनाने पर खर्च हो रहा है, उन दोनों को मिलाने के बाद विक्रय कितने में हो रहा है, यह मूल्य दर की वृद्धि है। और इसलिए हम देखते हैं कि दालों का जिस ढंग से भाव घटा, आलू प्याज सब्जियां जिस ढंग से नियंत्रित हुई। कल तक हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे इससे पहले वाले कि भाई सब्जियों के दाम हम थोड़ी तय करते हैं, क्या देश की सरकार थोड़ी तय करती है, ये तो किसान तय करता है। भाई किसान पहले भी वही था, आज भी वही है। आज सरकार की नीतियों में क्या परिवर्तन आया कि महंगाई एकदम से रुकी। तो यह जो प्रतिशत गिरा है महंगाई दर वृद्धि का, यह इतना अद्भुत है कि आश्चर्य लगता है हम सबको। भ्रष्टाचार की जब हम बात करते हैं, हम देखते हैं कि इस देश में आपको इस भ्रष्टाचार के हाथी पर बैठे हुए कुछ दल दिख रहे हैं, अनेक राजनेता हैं, अनेक न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग हैं, सरकार को चलाने वाले अधिकारी वर्ग हैं। आप देखेंगे कि इन सब लोगों ने मिल करके इस देश में भ्रष्टाचार का तांडव किया हुआ था। मैं जब तांडव शब्द प्रयोग कर रहा हूं तो आपको शायद अतिरेक लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पीछे जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, ये आंकड़े, सबसे पहला स्कैंडल इस देश में भ्रष्टाचार का हुआ था राजनेताओं के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा। वह था सेना की जीप खरीदी में हुआ घोटाला, नेहरू जी के जमाने में। वहां से लेकर सबसे नीचे कोल घोटाला और स्टाम्प पेपर खरीद घोटाला। एक तथाकथित राजनेता को आप जानते होंगे, पिछली सरकारों में जो मंत्री भी रहा है, उसकी संलिप्तता उस प्रकरण में पाई गई थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है मित्रों कि ये जितने भी घोटाले हैं, इनमें से प्रत्येक घोटाला 1-1 लाख करोड़ से ऊपर का घोटाला है। 1-1 लाख करोड़ कह रहा हूं मैं, 1 करोड़ नहीं। इतने बड़े बड़े घोटाले, इन सब का अगर आप टोटल लगाना चाहे, जोड़ करना चाहे, तो आपका कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा। इसलिए इन सब भ्रष्टाचारों पर पिछले 5 वर्षों में सरकार ने चिंतन किया। हमारे प्रधानमंत्री की ईमानदारी पर कोई शंका देश के नागरिक नहीं कर सकते। वो बाद में जवाब देते हैं, देश की जनता पहले जवाब देने लगती है। इस स्थिति में देश को भी लाया जाए। उन्होंने कहा कि देश केवल एक आदमी के ईमानदार होने से नहीं चलता। उन्होंने याद दिलाया, इस देश की जनता भी ईमानदार है, इस देश के अधिकारी भी ईमानदार है।
इस देश के राजनेताओं को भी ईमानदार बनना पड़ेगा, और अगर ईमानदार नहीं बने तो क्या हश्र होता है ये हम सब लोगों ने देखा है। आज अनेक लोग बेल पर है, अनेक लोग जेल में है। तो इन सब स्थितियों में उन्होंने 6 कानून बनाए। सबसे पहला कानून बनाया बेनामी संपत्ति अधिनियम। पहले लोग क्या करते थे, भ्रष्टाचार करके 10 प्लॉट खरीद लिए, 5 फार्म हाउस खरीद लिए, 50 मकान खरीद लिए। एक एक आदमी पर बेनामी संपत्तियां ढेरों संख्या में थी, कोई पूछताछ नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि सरकार में बैठे लोग थे, उन लोगों को लगता था ईडी हमको नहीं पूछेगा, सीबीआई हमको नहीं पूछेगी, आरबीआई हमको नहीं पूछेगी, किसी से कोई डर उनको नहीं होता था। लेकिन इस बेनामी संपत्ति अधिनियम के परिणाम अगले 10 वर्षों में हम सब लोगों को दिखाई देंगे। आपको पता लगेगा कि अब अवैध संपत्ति कमाने वाले लोग, काला धन कमाने वाले लोग दुनिया के किसी कोने में संपत्ति खरीदेंगे, वो तुरंत भारत सरकार के इनकम टैक्स के राडार पर आ जाएंगे। कितना उन्नत किस्म की तकनीकी विकसित हुई है। और इसलिए हम देखते हैं कि विजय माल्या भागता है, चोकसी भागता है, नीरव मोदी भागता है, तो उनकी संपत्तियां लंदन में भी नीलाम हो रही है। और इस स्थिति में बेनामी संपत्ति अधिनियम, भगोड़ा आर्थिक अपराध बिल हमने देखा किस ढंग से आप विजय माल्या और मोदी जो है वो ये कह रहे हैं नीरव मोदी कि हमने जो कर्ज लिया वो मूलधन भी ले लो, उसका ब्याज भी ले लो, इसके अलावा अगर आपको और अर्थदंड लगाना हो तो वो भी लगा दो, लेकिन कृपा करके हमको भारत में आने दो। अब स्थिति ये हो गई है कि अगर वो लंदन में रहेंगे, अमेरिका में रहेंगे, जर्मनी में रहेंगे, फ्रांस में रहेंगे, तो वहां की सरकारें भी उनको जेल में डालने को तैयार है, वहां की अदालतों में भी उनको सजाएं मिल रही है। यह जो सशक्त भारत बना है, इस सशक्त भारत के निर्माण में अगर एकमात्र कोई योगदान है तो वह आपकी इस उंगली पर लगा हुआ वह निशान है। और इसलिए वोट डालने की शक्ति को हमको समझना पड़ेगा। इसके बाद दोहरा कराधान नियम, जीएसटी आने से जिस तरह का परिवर्तन हुआ है, हम कल्पना नहीं कर सकते कि आर्थिक जगत में कितनी सारी बचत इन नए नियमों से हो रही है। पहले अलग अलग तरह के 50 तरह के टैक्स चलते थे, लेकिन ये दोहरे कर लगाने के बजाय केवल सिंगल विंडो सिस्टम, एक चीज बनती है फैक्ट्री में बनने से लेकर के ग्राहक के घर में उपयोग होने तक, उस चीज पर केवल एक बार टैक्स लगेगा। यह इतना अद्भुत परिवर्तन था कि अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ये सारे अर्थशास्त्री आकर के भारत की अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। ये अद्भुत काम जीएसटी के माध्यम से हुआ। फिर स्विस बैंक के खातों से आपको याद दिला दूं कि स्विस बैंक के खातों की डिटेल्स आज भी स्विट्जरलैंड किसी को भी नहीं देता है, अमेरिका को भी वो शेयर नहीं करता है और अन्य बड़े देशों को भी नहीं करता। लेकिन भारत ने नए जो समझौते अपने शक्ति के बल पे किए हैं, और स्विस बैंक की सूचियां आना प्रारंभ हो गई। इसी कारण से अपने प्रधानमंत्री जी कहते हैं इन 5 सालों में तो अभी मैंने चोरों को केवल खोजने का काम किया है, अगले 5 सालों में बड़े बड़े चोर अब जेल में जाने वाले हैं। और इस दृश्य को हम सब अपनी आंखों से देखेंगे, उस सब के साक्षी बनने वाले हैं। 3 लाख शेल कंपनियां समाप्त हो गई इस देश से। आप कहेंगे शेल कंपनियां क्या होती है? इस देश में राजनेता, एक एक राजनेता की 10-10, 20-20, 50-50 कंपनियां होती। ये कंपनियां क्या करती थी? ये कंपनियां घोटाले करती थी। काले पैसे को सफेद बनाने के ऐसे ऐसे धतकर्म, ऐसे ऐसे खटकर्म इस देश में होते थे कि अभी पिछले दिनों एक फार्म हाउस घोटाला पकड़ में आया है। जरा मुझे हाथ खड़ा करके बताएंगे फार्म हाउस घोटाले के बारे में कितने लोगों को जानकारी है? नाम ले सकता हूं क्या आपके आज्ञा हो तो? श्रद्धेय राहुल गांधी जी के नाम पे दिल्ली में एक फार्म हाउस है ना? और उस फार्म हाउस घोटाले में क्या हुआ, एक बड़ा भारी फार्म हाउस दिल्ली में था जिसको 9 लाख रुपए में एक परिवार ने खरीदा, 9 लाख रुपए में। और उस परिवार ने खरीद करके उस फार्म हाउस को एक कंपनी को किराए पर दे दिया। आप कल्पना करिए, अगर 10 लाख का मकान है तो किराए पर उठाएंगे तो वो 1 बेडरूम हॉल किचन का मकान कितने में किराए पर उठेगा? 5,000, 10,000, इससे ज्यादा पर उठ सकता है। वह जो 9 लाख रुपए में फार्म हाउस खरीदा था, उसको 90 करोड़ रुपए में किराए पर एक कंपनी को दिया गया, 90 करोड़ रुपए में। और उसके बाद ये पैसा जब आना शुरू हुआ तो यह जमा होना शुरू हुआ एक कंपनी में। बाद में पता लगा कि इस कंपनी में जो डायरेक्टर है, वो जो डायरेक्टर था वो पहले की सरकार में जो वित्त मंत्री थे उनका बेटा था। उस बेटे के साथ मिलकर के विदेश की एक कंपनी काम कर रही थी। उस विदेश में बैठी हुई कंपनी के एक मालिक जो थे वो इस परिवार के संबंध रखने वाले लोग थे। कुल मिलाकर के ये सारा जो घोटाला चल रहा था, इसे अनेक घोटाले देश में संपन्न हो रहे थे। लेकिन देखते ही देखते ये जो नोटबंदी हुई थी ना, हम जैसे सामान्य मध्यम वर्गीय लोगों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अपने पास नोट ही कितने थे, बीन बान के हमारी माताओं बहनों ने निकाले, बैंक में जाकर के बदलाए, नया नोट लिया, काम खत्म हो गया, किसी को कोई तनाव नहीं हुआ। ज्यादा से ज्यादा नुकसान हुआ, किसी का बाद में 500 का कोई नोट निकल गया, बाद में याद आया इतना,
लेकिन आपको पता है क्या कि इस नोटबंदी के कारण से ये केवल शेल कंपनियां बंद हुई ऐसा नहीं, इस नोटबंदी के कारण से जो आतंकवादियों के समर्थक कल तक अपनी सेना पर पत्थर फेंका करते थे कश्मीर में, उन्होंने जाकर के पथराव कहां किया पता है? ये अलगाववादी नेताओं के घर पे, जो इनको उकसाते थे पत्थर फेंकने के लिए। क्यों? उन्होंने कहा हमारा पेमेंट ही नहीं हो रहा है। नक्सलवादियों को हथियार मिलना बंद हो गए, नक्सलवादियों ने पलट करके अपने ही नेताओं को गोलियां मारना शुरू कर दी। छत्तीसगढ़ और उधर तेलंगाना और उधर हैदराबाद तक हम देखते हैं कि नक्सलियों के गढ़ थे। पहले हम लोग बताया करते थे, अखंड भारत का जब विषय में लेता था तो मैं बताया करता था कि आप अगर भारत के नक्शे पर आप नक्सल पीड़ित जिलों को लाल रंग से पोतना शुरू करें एक स्केच पेन से, तो आपको आश्चर्य होगा कि इस देश को दो हिस्सों में विभाजित करने का एक पूरा षड्यंत्र आपको दिखाई देता है। ये जो नक्सल प्रभावित जिले हैं, ये देश के आधे हिस्से को ऊपर अलग करते हैं, आधे हिस्से को नीचे अलग करते हैं, बीच में पूरा एक रेड कॉरिडोर बनाए, और ये नक्सली कहते हैं कि ये नक्सलिस्तान हम बनाएंगे, नया देश बनाएंगे, और ये देश जब बन जाएगा तो भारत 3 टुकड़ों में विभाजित होगा। ऐसे सपने देखने वाले लोग, जेएनयू में नारा लगाने वाले लोग, कन्हैया जैसे लोग कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और वो जाकर कहां खड़े होते हैं? जिग्नेश मेवाणी कहां खड़ा होता है? आगे हम इस सब की बात करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के इन 6 कानूनों ने देश की दिशा बदल दी, जिसके कारण से विजय माल्या जैसे लोग, नीरव मोदी जैसे लोग, चोकसी जैसे लोग, नीलाम देसाई, ये सारे के सारे लोगों को न केवल देश का पैसा लौटाना पड़ रहा है, बल्कि इनकी संपत्ति अभी जब्त हो रही है। नोटबंदी और जीएसटी से मैंने बताया था कि इससे जो सबसे बड़ा फायदा हुआ, हम जैसे सामान्य लोग कल तक इनकम टैक्स नहीं भरते थे, क्योंकि हमारी आय इनकम टैक्स भरने जितनी होती नहीं थी, लेकिन हम सब लोगों की फाइलें बन गई, हम सब लोग इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड हो गए। हमारा जितना पैसा है, अगर इनकम टैक्स लायक पैसा आता है तो ईमानदारी से टैक्स भरना शुरू कर दिया लोगों ने, और ये जिस ढंग से वृद्धि हुई है अभी तक का ऐतिहासिक मामला है। इसके कारण से क्या होता है? काला धन समाप्त होता है, इसके कारण से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होता है। आप देखते हैं कि हवाई अड्डे दुगने हो गए, आप देखते हैं कि रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प हो गया। कल तक हम सब लोग रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर चलते थे तो ऐसा पैर बचाते हुए जाते थे, क्यों? पता नहीं किस चीज में पैर दर्द है हम जाकर के। लेकिन आज स्थिति क्या है? हम में से प्रत्येक व्यक्ति जानता है, आप प्लेटफार्म के किसी भी इंच जमीन पर बैठ करके आलती पालती मार करके बैठिए और भोजन कर लीजिए। इतने अच्छे प्लेटफार्म हमको दिखाई देते हैं कि नहीं? रेल के डब्बों में जो सुधार हुआ, ट्रेनों में जो सुधार हुआ, सुविधाओं में जो सुधार हुआ, गैस में जो सुधार हुआ, आज एक स्विच दबाते, मोबाइल का नंबर दबाते गैस की टंकी, हम सब लोगों ने ब्लैक में गैस की टंकियां खरीदी है, लेकिन हमको याद आता है कितनी सुविधा हो गई। इन सुविधाओं का स्मरण करके हम मतदान करते हैं क्या? तो ये सारे जो सुविधाएं हुई है, ये टैक्स पेयर्स बढ़ने के कारण से, इनकम टैक्स चुकाने वाले लोगों की संख्या जिस तेजी से बढ़ी है उसके कारण से ये संभव हुआ है। इन सब कठोर निर्णयों के बाद भी जीडीपी में बढ़त हुई है और राजकोषीय घाटे में कमी आई है। अब इस बात को थोड़ा सा मैं ठीक से समझाता हूं, क्योंकि केवल आंकड़े देखने से समझ में नहीं आएगा। आपको केवल 2 उदाहरण देता हूं। ये जो जीडीपी में जो बढ़त होती है ना, और ये जो राजकोषीय घाटे में कमी आती है, राजकोषीय घाटा कब कमजोर होता है पता है आपको? ये घाटा कब बढ़ता है? जब विदेशी मुद्रा का भंडार हमारा कम हो जाता है। आप सबको याद दिलाऊं, चंद्रशेखर जी जब हमारे प्रधानमंत्री थे, तब भारत के रुपए का इतना अधिक अवमूल्यन हो गया था कि चंद्रशेखर जी अपने देश के रिजर्व बैंक का 267 क्विंटल 267 क्विंटल सोना विश्व बैंक को गिरवी रख करके आए थे। ये हम सबको पता है। ऐसा क्यों करना पड़ा था? विदेशी मुद्रा का भंडार हमारा समाप्त हो गया। लेकिन तुरंत बाद में जब अटल जी प्रधानमंत्री बने तो अटल जी ने क्या किया? भारत से बाहर नौकरी करने वाले, व्यवसाय करने वाले एनआरआईज का एक सम्मेलन किया। सम्मेलन करके उन्होंने सबको बुलाया और उन्होंने कहा, भाई आप लोग छोटी छोटी कंपनियों के शेयर खरीदते हो, क्या आप अपने देश को एक कंपनी भी नहीं मानते हो क्या? क्या आप अपने देश के शेयर्स खरीदने के लिए तैयार हो सकते हो क्या? लोगों ने कहा इसमें क्या दिक्कत है? उन्होंने कहा अगर भारत सरकार आपसे वादा करे, जैसे किसान विकास पत्र होता है, जैसे अन्य प्रकार के माध्यम होते हैं, अगर हम इस पैसे को चुकाने का वादा करें तो आप अपना जो विदेशी मुद्रा का भंडार है, एक व्यक्ति भारत से अमेरिका में बिजनेस कर रहा है, उसके पास $1000 पड़े हुए हैं, बचत करके अमेरिका की बैंक में जमा है। भारत का वो व्यक्ति अगर भारत सरकार का एक किसान विकास पत्र 1000 करोड़ का खरीद लेता है या 1 करोड़ का खरीद लेता है, तो ये 1 करोड़ अमेरिकन डॉलर भारत सरकार के खजाने में आ जाते हैं। इस ढंग से जब आह्वान किया
तो अटल जी के उस आह्वान पर 5,600 करोड़ अमेरिकन डॉलर का भंडार भारत सरकार के पास इकट्ठा हो गया। इतना बड़ा विदेशी भंडार केवल एक व्यक्ति के आह्वान पर। उन्होंने कहा ये भारत माता की सेवा, इसलिए ये शेयर खरीदो। और उसके बाद आप सबको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत पहले तीसरे नंबर पर आया विदेशी मुद्रा के भंडार में। और आज आप सब लोगों को जानकर आनंद होगा कि विदेशी मुद्रा भंडार सर्वाधिक मात्रा में रखने वाला यानी अमेरिका और चीन को छोड़कर के प्रथम क्रमांक का देश भारत बन गया। इस स्थिति में 2019 में अपना देश आया है और इस स्थिति में आने के लिए आप सबको बधाई, क्योंकि 2014 में आप चेते थे, 2019 में भी उसी चेतन्य के साथ आप वोट देंगे। महंगाई नियंत्रण में आई है, शेयर बाजार प्रसन्न हुए, ये हम सबको पता है। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये एक प्रकार का मानक होता है। विदेशी कंपनियां अगर भारत में आकर के अपनी फैक्ट्री स्थापित करती है, फैक्ट्री खोलती है, तो वो खोलेगी तो उसके लिए उसको जमीन खरीदने में कितनी दिक्कतें आएगी, कम से कम परेशानी आएगी तो हर कोई कंपनी आएगी। फिर उसको मशीनें खरीदने पर कितना टैक्स लगेगा, बाहर से पैसा आता है तो उसमें परेशानी तो नहीं आएगी। ये सारी चीजें कहलाती ईज ऑफ डूइंग। और भारत में ये इतना श्रेष्ठ स्थान हो गया अब कि ईज ऑफ डूइंग के कारण से भारत का स्थान आप देखिए, 2014 में 134 पर था, 2015 में 142 पर, 2016 में 130 पर, 17 में 130 पर और 2018 में आते आते 100वें स्थान पर आ गया। हम सब लोग देखते हैं ना, नोएडा में सैमसंग कंपनी, सैमसंग मोबाइल का, और विश्व के श्रेष्ठतम मोबाइल बनाने वाली कंपनी एप्पल ने अभी पिछले दिनों घोषणा की है कि वो चीन से उठा करके अपना कारखाना भारत में ला रहा है। ये सारी विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में क्यों आ रही है? केवल इस एक कारण से, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अगला बिंदु जो है उसकी ओर हम इंगित करेंगे। योजनाएं सरकार बहुत सारी बनाती है, लेकिन हम देखते हैं कि सामान्य जन पर उन योजनाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। हमने देखा कि मनरेगा जैसी योजनाएं आई, लोगों ने मजदूरी करके पैसा कमाना शुरू किया, उसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ कि मनरेगा के 10-10 हजार कार्ड एक एक अधिकारी के पास पड़े रहते थे। उन 10,000 खातों में पैसा जमा होता था, गड्ढे खोदे जाते थे कि नहीं पता नहीं, गड्ढे खोदने का पैसा सरकार देती थी और वो सब के सब अधिकारियों की तिजोरी में चले जाते थे। इन सब पूरक धंधों को बंद किया गया। और अब जो योजनाएं आई, वो योजनाएं जन सामान्य को कैसे प्रभावित करती है? हम देखते हैं कि 1 करोड़ कम आय वर्ग के लोगों के मकान बन गए प्रधानमंत्री आवास योजना में। हम में से अनेक लोग ऐसे होंगे जिनके मकानों के पैसे हमको मिले हुए, 2.5 लाख रुपया। एक सामान्य परिवार को, सामान्य मनुष्य को क्या चाहिए? अपने सिर पर छत हो, एक कमरा हो, शौचालय हो, एक चौका हो। इतना सामान्यतः बनाने के लिए सरकार ने उनको पैसा दिया। छोटे छोटे फ्लैट बन रहे हैं, छोटे छोटे मकान बन रहे हैं, झुग्गी झोपड़ियां बहुत तेजी से समाप्त हो रही है। हम सब लोग जिस क्षेत्र में बैठे हैं, हमने देखा है ना, बुद्धनगर जैसी बस्तियां यहाँ पर, लेकिन जिस तेजी से परिवर्तन आए, उन परिवर्तन के हम साक्षी बने। गाँव में सड़क की कनेक्टिविटी हुई है प्रधानमंत्री सड़क योजना के कारण। धुएं वाले चूल्हे की जगह गैस की टंकियां और गैस के चूल्हे पहुंचे उज्ज्वला योजना के कारण से। हमने देखा कि 1.25 करोड़ लोगों ने गैस की सब्सिडी केवल एक व्यक्ति के आग्रह पर छोड़ दी। महंगा गैस खरीदेंगे, लेकिन गरीबों के घर का चूल्हा बंद करके उसकी जगह गैस चूल्हा लगाना, इसके लिए देश के लोगों ने अपनी सब्सिडी छोड़ दी। इतना ही नहीं तो दवा कंपनियों पर भी नकेल कसी गई। कल तक जो दवाइयां महंगी मिलती थी, वो आज जेनरिक दवाइयों के स्टोर्स पर 70% कम दामों पर प्राप्त हो रही है। ये सब प्रधानमंत्री जी ने अपनी योजनाओं के कारण से किया है। लाभार्थियों की राशियां सीधे उनके खातों में जमा हो रही है। शौचालय और स्वच्छता के कारण से जो परिवर्तन आए हैं, जिस ढंग से वो जन आंदोलन बना है, उसकी बात मैं अगली स्लाइड में करूंगा। और गंगा स्वच्छ हुई है, नमामि गंगे जैसे हमारी संस्कृति को जोड़ने वाले अभियान, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले अभियान भी इस देश में संपन्न हो गए। अभी कुंभ हम सब लोगों ने देखा, विश्व कीर्तिमान स्थापित किया, 5 करोड़ लोगों ने एक साथ स्नान करके। आप कहेंगे कि सबसे क्या होता है? स्वच्छता, शौचालय, इस सबसे ये होता है। आपको केवल 2 आंकड़े इंदौर के बताता हूँ। पहला आंकड़ा आपको बताता हूँ, पिछले दिनों अपने यहाँ के मेडिकल एसोसिएशन ने बताया है कि इंदौर और उसके आसपास के पूरे क्षेत्र में सामान्य जो पेट के रोग से बीमार पड़ने वाले लोग थे, यानी डायरिया, उल्टी, दस्त, ये सब, इनके कारण से बीमार पड़ने वाले लोगों की संख्या में 70% गिरावट आई है। दवा बाजार एसोसिएशन इंदौर का जो है, उसने बताया कि दवाइयों की बिक्री का जो प्रतिशत है वो 60% तक घट गया है। दवाइयां बिकना बंद क्यों हुई है? 70% मरीज कम क्यों हुए हैं? इसका मूल कारण है स्वच्छता और शौचालय। और इसलिए ये जो जन आंदोलन बने हैं, इन जन आंदोलनों ने हमारे देश की दिशा बदली है। लेकिन इस सब के अलावा
इन फायदों से मैं प्रभावित नहीं होता, आप सबको भी प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जो सबसे बड़ा लाभ इस देश को मिला है वो लाभ ये मिला है कि इस देश का आत्मविश्वास, इस देश का स्वाभिमान जागृत हो गया। कल तक हम जैसे सामान्य लोग ये कहते थे, अच्छा देश में ये बदलाव आ सकता है क्या, अरे कुछ नहीं हो सकता है इस देश का तो भट्टा बैठा हुआ है, हमको अमेरिका की बराबरी करने में 1000 साल लग जाएंगे। ऐसे मुहावरे बोलने वाले हम सब लोग, आज हमको अगर कोई कहे क्यों ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हम कर सकते हैं, वी कैन, हम सब लोग मिलकर के कर सकते हैं। ये भाव पूरे देश में जागृत हो गया और इसलिए देश में यह जो जागरण आया है, इस जागरण के कारण से देश का स्वाभिमान बढ़ा, पूरे दुनिया में एक विशाल शक्ति बनकर के हमारा देश उभरा है। और यह जो परिवर्तन है, मानसिकता बदलने का काम है, यह किसने किया है यह बताने की आवश्यकता नहीं, हम सब लोग जानते हैं। एक नेतृत्व परिवर्तन होने के कारण से संपूर्ण राष्ट्र का स्वाभिमान परिवर्तन हुआ है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बातें, देश की एकात्मता महत्वपूर्ण होती है, लेकिन पूरे हिंदू समाज को टुकड़ों में बांटने के षड्यंत्र पूरे 5 साल तक चलते रहे। हम में से कितने लोगों को याद है जाट आंदोलन हुआ था, जाट आंदोलन के नेता को याद करें। गुजरात में पाटीदार आंदोलन हुआ था, उनके नेता हार्दिक पटेल को याद करें। मुस्लिम आरक्षण आंदोलन चला था, जिग्नेश मेवाणी को याद करें, उसने भी उसमें सहभागिता कर ली जाकर के, जबकि उसको कोई लेना देना नहीं था। इसके अलावा अनेक नेता, अपने देश में ऐसे ऐसे लोग हैं जो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल के, वो कहते हैं कि अगर बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों को तुमने भगाया, असम से भगाया, तो मैं बांग्लादेश में बसा लूंगी। विदेश से आए हुए घुसपैठियों को बसाने के लिए तैयार लोग इस देश में। और ऐसी स्थिति में हम सबको ध्यान में आता है कि इस देश की एकात्मता को, इस देश की सुरक्षा को, इस देश के स्वाभिमान को लगातार खतरा हो रहा है। एकात्मता के इस खतरे को हम अगर विस्तार से देखें तो हमारे ध्यान में आता है कि देश की सीमाओं के सुरक्षा की दृष्टि से कल तक क्या हो रहा था, हम सबको याद होगा कि हमारा जो पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान है, उसने केवल 2013 में 120 बार सीज फायर किया था, उल्लंघन किया था। हर 3 दिन में एक बार गोलीबारी होती थी। सीमावर्ती जिलों से बड़ी संख्या में हिंदुओं का पलायन शुरू हो गया था। कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिसको आप हरे रंग से देख रहे हैं, जिसको पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके हम कहते हैं, वो हमारे देश का हिस्सा है। पाकिस्तान ने अतिक्रमण किया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान ने दान में चीन को दे दिया। आप देखिए कितनी बड़ी नालायकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रही थी। पाकिस्तान ने अतिक्रमण किया और चीन को दान में दे दिया। किस लिए दे दिया? उसने कहा कि चीन से कहा कि एक व्यापारिक महाराजमार्ग यहाँ पर बनाइए, एक सुपर कॉरिडोर वहां पर बनने वाला था। लेकिन भारत ने यूएनओ में जाकर के जिस शक्तिशाली ढंग से अपना विरोध प्रकट किया, उसके कारण से क्या हुआ, वो सारा काम बंद हो गया, यूएनओ के हस्तक्षेप से बंद हो गया। और यह काम बंद होना कितनी बड़ी चीज है, आप कल्पना कर सकते हैं। पाकिस्तान के कब्जे में जितना कश्मीर है, वो कश्मीर भारत का है। जब तक भारत आज्ञा नहीं देगा, यह राजमार्ग नहीं बन सकता। इसमें सबसे बड़ा जो मूल्य हमको मिला है, वो मिला है कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो भारत का है, ये पूरी दुनिया ने मान लिया। राजमार्ग बनना नहीं बनना ये हमारे लिए इतना महत्व का नहीं था। चीन की चुनौती तो हम वैसे भी स्वीकार कर लेते, लेकिन वह हरे रंग से पुता हुआ कश्मीर जो आज हमारे पास नहीं है, पाकिस्तान के पास है, वो भारत का मान लिया गया है। सबसे बड़ी बात। फिर पहले सैनिक मरते थे, सेना पर हमले होते थे, तो हम लोग क्या करते थे, पाकिस्तान की सीमा पर जाकर मोमबत्तियां जलाते थे। इसके अलावा कोई काम नहीं था हमारे पास। लेकिन आज हम देखते हैं कि कितना बड़ा परिवर्तन आया है। चीन की सामरिक शक्ति के सामने आंख से आंख मिलाकर हम खड़े। चीन की जितनी शक्ति है उसके बराबर नहीं तो लगभग कुछ ही कम डोकलाम के मुद्दे पर हमने देखा है। चीन से आंख मिलाकर के इस देश ने बात की है। और इसलिए देश का यह जो स्वाभिमान जागृत हुआ है, देश के लिए अस्त्र शस्त्र खरीदे जा रहे हैं। श्रद्धेय बैठे यहाँ पर, सैनिकों के लिए शस्त्र खरीदना और उसमें कमीशन खाना यह आम बात हो गई थी। मैंने सबसे पहले घोटाले की बात की थी, सेना के लिए जीप खरीदी थी, खटारा जीपें खरीदी गई, 10 गुना 20 गुना नहीं 50 गुना कीमत देकर के खरीदी गई। लेकिन उसके बाद आज जब राफेल का सौदा एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के बीच में होता है, तो उस पर भी नालायक लोग प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। हमारे सेना अध्यक्ष ने कहा था, वायुसेना अध्यक्ष ने, जब अभी एयर स्ट्राइक हुई थी, तो एयर स्ट्राइक के बाद उन्होंने कहा था कि काश हमारे पास राफेल होता। हम सब लोगों ने वो साक्षात्कार देखा। अगर राफेल होता तो पाकिस्तान की सीमा में घुस करके उनके आतंकवादियों के और भी अड्डे नष्ट किए जा सकते थे। लेकिन अच्छी तकनीक को सेना को सौंपना, और ये कितने गंदे स्तर तक गया था, ये आपको एक उदाहरण देता हूं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश की सेना को सेफ्टी जैकेट की जरूरत थी। भाई साहब शायद ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। 20 साल पहले
सेना को जैकेट खरीद करके दिए गए। वो जैकेट कैसे थे? जिस देश से खरीदे थे उस देश ने 30 साल पहले उन जैकेट को रिजेक्ट कर दिया था। क्यों रिजेक्ट किया था? क्योंकि वो जैकेट भारी बहुत थे। उन जैकेट का वजन था 18 किलो, केवल सेफ्टी जैकेट का वजन। अब आप कल्पना करिए, हमारा ये जो सैनिक जो सीमा पर लड़ता है, इस सैनिक को 18 किलो का जैकेट अपनी गर्दन में सबसे पहले पहनना है, फिर 20-22 किलो की राइफल, मशीन गन, AK-47 हाथ में रखना है, 25 किलो की एक पेटी गोलियों की बांध करके चलना है, बम गोला बारूद भी साथ में ले जाना है। और उसके बाद हमारे देश का सैनिक सोचता है अगर थोड़ा बहुत वजन उठाने की और क्षमता बची है तो पीने का दिन में 2 बार पीने की पानी की बोतल और बांध दो। सबसे अंत में सैनिक सोचता है, वो भोजन साथ में नहीं ले जाता है, वो चाहता है कि पहले गोला बारूद साथ में लेके जाओ। उस बहादुर सैनिक को 18 किलो का जैकेट इस देश की सरकारों ने पहनाया। लेकिन एक आश्चर्यजनक घटनाक्रम हुआ, इस देश के सैनिकों ने सरकार की जब नालायकी देखी कि हमको जैकेट खरीद के देना नहीं चाहते, हमको 25 साल हो गए मांगते मांगते एक जैकेट नहीं खरीदते, इस देश के सैनिकों ने एक अनूठा काम किया मित्रों। उन्होंने क्या किया? अपने सेफ्टी जैकेट को कंधे के यहाँ से पीछे से आधा काट दिया। क्यों काट दिया? उन्होंने कहा कि 9 किलो वजन इस जैकेट का हम कम कर देते हैं, केवल सीने पर जैकेट रहेगा तो पर्याप्त है। पत्रकारों ने जाकर के सेना अध्यक्ष से पूछा, पीठ के पीछे जैकेट काट करके अलग कर देने का मूल कारण क्या है? सेना अध्यक्ष ने एक बड़ा गौरव बढ़ाने वाला जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत का सैनिक सीने पर गोली खा करके लड़ना जानता है। जिस दिन ऐसा अवसर आया कि हमको पीठ दिखाना पड़ी तो ऐसे अवसर पर गोली खा करके मर जाना बेहतर है। ये गौरव बढ़ाने वाला जवाब सेना अध्यक्ष का। और इसलिए हम सबको समझना पड़ेगा, आज ईश्वर की कृपा से इस देश को एक ऐसी सरकार मिली जिसने पहली बार में 2.5 करोड़ जैकेट खरीदे, और न केवल 2.5 करोड़ जैकेट खरीदे बल्कि अपने ही देश में स्वदेश निर्मित जैकेट, बहुत कम वजन की, इतने लाइट वेट है, मशीन गन की गोलियों को रोक लेते, वो AK-47 की गोलियों को रोक लेते। इतने बेस्ट जो जैकेट थे वो हमारे देश की सेना को खरीद करके दिए गए, तो 1 रुपए का कमीशन किसी ने नहीं खाया। इतने अच्छे डिसीजन हो रहे हैं, सेना के लिए काम हो रहे हैं। वार मेमोरियल बने, आपको पीछे जो चित्र दिखाई दे रहा है, पुलिस मेमोरियल, वार मेमोरियल, अमृतसर का युद्ध स्मारक आप देखिए। दिल्ली में पहले हम जहां इंडिया गेट देखने के लिए जाते थे, लाल किला देखने के लिए जाते थे, अब अपने बच्चों को ले जा करके ये युद्ध स्मारक दिखाइए। देश की सेना के प्रति, देश के सैनिकों के प्रति गौरव का भाव जागृत करने वाले ये युद्ध स्मारक। और इतना ही नहीं तो हमारे सेना को मजबूत करने की अनेक निर्णय, तोप खरीदने से लेकर के तो अन्य प्रकार के, अभी एयर डिफेंस के संबंध में बातचीत कर चुका हूं, इसलिए अब ज्यादा चर्चा की आवश्यकता नहीं। और बदले हुए भारत ने जब सर्जिकल स्ट्राइक किया, जब एयर स्ट्राइक किया, तो हमने देखा कि संपूर्ण राष्ट्र का स्वाभिमान किस ढंग से उन्नत हुआ था। उस परिस्थिति को भी हमने देखा। ये बदला हुआ भारत है, ये चीन के साथ आंख मिला करके डोकलाम में बात करता है, ये बदला हुआ भारत है, ये विश्व की महाशक्तियों को चुनौती देने में सक्षम है। हम देख रहे हैं ना, उस पाकिस्तान में बैठे हुए एक आतंकवादी को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कराने के लिए प्रस्ताव कौन लाया यूएनओ में? फ्रांस लाया। पिछले दिनों जब हमने एयर स्ट्राइक की तो इजराइल जैसा देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह घोषणा करता है कि यदि आपको पाकिस्तान पर आक्रमण करना है तो बिना 1 रुपया लिए अपनी पूरी सेना, अपने पूरे संसाधन लेकर के इजराइल आपकी सेना के साथ खड़ा हो जाएगा। और इससे भी मजेदार बात आपको बताता हूं कि इस दुनिया में इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन देश है फिलिस्तीन, और भारत की कूटनीति की इससे बड़ी विजय क्या होगी कि आज भारत का फिलिस्तीन जितना अच्छा मित्र देश है उतना ही अच्छा मित्र देश इजराइल। दोनों शत्रुओं से दोस्ती करने का काम भारत ने अगर किया है तो वो अपनी शक्ति के बल पे किया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये एक बड़ी सफलता हम सब लोगों की है। और इसलिए इस देश में हमने वो दिन भी देखे हैं जब हमारे देश के प्रधानमंत्री, मैं आप और हमारी सामान्य लोगों की बात नहीं कर रहा, हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, नाम लेकर के बोल रहा हूं मैं, है ना, मुझे क्षमा करना अगर किसी की विचारधारा उससे आहत होती हो तो, लेकिन मनमोहन सिंह जी ने 10 वर्ष के कार्यकाल में केवल एक बार घोषणा की कि मैं अरुणाचल प्रदेश की यात्रा पर जा रहा हूं। आपको पता है क्या हुआ था? हुआ ये कि भारत में जो चीन के राजदूत थे, जो चीन में नियुक्त थे, वो एक महिला थी। रात को 2 बजे चीन की सेना ने हमारे भारत की राजदूत उस महिला अधिकारी को उसके बेडरूम में से उठा करके चीन के राष्ट्रपति के बंगले पर ले जाकर के खड़ा कर दिया। कहा अभी तुरंत अपने प्रधानमंत्री को फोन करके कहो कि कल सुबह घोषणा करें कि वो अरुणाचल प्रदेश नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश तो चीन का। आप कल्पना कर सकते हैं अपने देश के एक राज्य में, और
दुर्भाग्य से इस देश के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री कार्यालय से सुबह 6 बजे उठ करके घोषणा कर दी कि मेरी अरुणाचल प्रदेश की यात्रा में निरस्त कर रहा हूं। 10 साल में एक बार जाने का अवसर मिला था और वो भी निरस्त हो गई। और हमने सबने मिलकर के देखा है आज पूर्वोत्तर की स्थिति क्या है। चीन की सीमा से सटे हुए 7 सिस्टर्स 7 राज्यों में हमारे प्रधानमंत्री जी के कितने दौरे हो गए, हम में से किसी को जानकारी नहीं। हमारे देश के नए प्रधानमंत्री रामनाथ कोविंद जी जैसे ही राष्ट्रपति बने सबसे पहले कहां गए थे, याद है आप सबको? उसी पूर्वोत्तर में चीन को चुनौती देते हुए। और उस चीन में चीन की सीमा पर इतने विशालकाय ब्रिज बन रहे हैं जहां पर हमको एक 500 मीटर की सड़क बनाने के पहले चीन से अनुमति लेना पड़ती थी, वहां पर अरबों खरबों के इतने बड़े बड़े पुल तैयार हो गए। और ये सब स्थितियां हमको कब करना पड़ी? ये जो चीन है ना, ये भारत को चारों तरफ से घेर रहा है। आपको जो ये काली रेखाएं दिखाई दे रही है, ये काली रेखाएं, लाल रंग का जो नक्शा है वो चीन का नक्शा है और केसरिया रंग से बीच में भारत दिखाई दे रहा है। आपको आश्चर्य लगेगा, चीन ने कुछ बड़े व्यावसायिक राजमार्ग तैयार करना शुरू किए। उसने कहा कि मेरा बिजनेस जो है वो अफगानिस्तान के साथ चलता है, एक रास्ता वहां बना रहा हूं। मेरा बिजनेस श्रीलंका के साथ चलता है, एक रास्ता वहां बना रहा हूं। भारत को चारों तरफ से चीन ने इन राजमार्गों से घेरने का षड्यंत्र किया था। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने यूएनओ में विश्व के अनेक राष्ट्रों से मिलकर के एक नया विकल्प तैयार किया जिसको कहा जाता है एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। मजे की बात क्या थी पता है? ये सारे के सारे वो देश थे जो चीन के शत्रु राष्ट्र थे। और इन नीले नक्शों में देखेंगे कि यदि भारत इन सब देशों से राजमार्ग समझौता कर लेता तो चीन चारों तरफ से घिर जाता। चीन की सबसे बड़ी महाशक्ति को चारों तरफ से घेरने की ताकत प्रकट करने वाला प्रधानमंत्री आपकी इस एक उंगली से प्राप्त हुआ है। इसलिए हमको आज ये सारी चीजें पता होना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी स्थितियां क्या है। मैंने चाबहार वाले राजमार्ग की बातचीत की थी आपसे, जो पीओके में होकर के गुजरने वाला था, जिसको हमने रोका है ना। ओआरओबी को भी स्पष्ट इनकार किया है। ये सारी चीजें हमने देखी। ये नए जमाने का भारत है मित्रों, जहां पर विश्व के बड़े बड़े राष्ट्र हमसे मित्रता चाहते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका और उसका राष्ट्रपति ट्रंप, वो भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसी बातें करता है। कभी कभी तो लोग मजाक में कहने लगे कि ये ट्रंप कहीं भारत का प्रवक्ता तो नहीं है। ऐसी स्थिति आ गई है। तो इसलिए ये बदला हुआ भारत है। एक और परेशानी इस देश में बहुत उठाई है। हमारे यहाँ पर घुसपैठिए इतनी तेजी से आ रहे हैं। बांग्लादेश से घुसपैठियों के आने की संख्या हम जब पढ़ेंगे तो इसको पढ़ करके शायद इसकी गंभीरता हमको पता नहीं लगे। ये संख्या कितनी है? अभी अधिकृत रूप से संसद में प्रस्तुत आंकड़ा है 3.2 करोड़ शरणार्थी या भगोड़े या अपराधी बांग्लादेश से हमारे यहाँ पर आ चुके हैं। आपको एक आश्चर्यजनक आंकड़ा और पता लग करके और शायद आप चौंक जाएंगे। आज के युग में कोई ये कल्पना कर सकता है क्या कि किसी देश की जनसंख्या कम हो जाएगी? कोई सोच सकता है क्या किसी देश की जनसंख्या कम हो सकती है क्या? असंभव। हम 120 थे, फिर 125 करोड़ हुए, 130 करोड़ प्रधानमंत्री जी आजकल कहते हैं। लेकिन अपना पड़ोसी देश बांग्लादेश, उस बांग्लादेश की जनसंख्या 1 करोड़ कम हो गई। ये कैसे संभव हुआ? 40 करोड़ लोग भारत में आकर के मेहमान बन गए। और दुर्भाग्य से यहाँ पर देश के राजनेताओं ने नालायकी करते हुए पिछले दिनों में 40% जनसंख्या बढ़ी है अपनी असम, पश्चिम बंगाल और जो बाकी पूर्वोत्तर के राज्य वहां पर। और इसके कारण से जो असंतुलन हुआ, हमारे यहाँ के लोगों ने क्या किया? उनके वोटर आईडी बनवा दिए, उनके आधार कार्ड बनवा दिए, उनको नौकरियां दे दी, उनको सारे विभागों में नौकरियां मिल गई। वहां जो सीमावर्ती राज्य, वहां की स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि यदि देश में अचानक ग्रह युद्ध छिड़ जाए तो उन राज्यों को हम भारत के साथ नहीं रख सकते। इतनी कठिन स्थितियां हो गई। और ये जो घुसपैठी थी, ये कहां तक आए बताऊं आपको? दिल्ली और मुंबई के रिक्शा वाले 15-20% रिक्शा वाले अब बेरोजगार हो गए। कारण पता किया वहां के अर्थशास्त्रियों ने, समाजशास्त्रियों ने, तो मालूम पड़ा कि बांग्लादेशी घुसपैठी है जो हम समझते थे कि असम में और पश्चिम बंगाल में, लेकिन वो दिल्ली और मुंबई की सड़कों पर साइकिल रिक्शा चला रहे हैं और लोडिंग रिक्शा चला रहे हैं, सवारी रिक्शा चला रहे हैं। केवल इतना नहीं, इंदौर में बैठे हुए लोग सतर्क हो जाएं। आपने पिछले 3 वर्षों में कुछ समाचार पढ़े होंगे। इंदौर के सराफा बाजार से गहने उजालने का काम करने वाले बंगाली कारीगर, मैं अभी केवल बंगाली कारीगर कह रहा हूं, ये बंगाली कारीगर अपने यहाँ के सराफा के व्यापारियों के कभी 3 किलो सोना लेकर के भाग जाते हैं, कभी 6 किलो सोना लेके भाग जाते हैं।
ये बंगाली कारीगर कौन है, अब बताने की आवश्यकता है क्या? इनमें से कोई भी हिंदू बंगाली नहीं है, ये सारे के सारे बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो आपके इंदौर तक आ चुके हैं। कश्मीरी कंबल खरीदते हो ना आप साइकिल पे, ये जो गोरे गट्ट और दाढ़ी वाले कश्मीरी हमारे यहाँ वैशाली नगर में और सूर्यदेव नगर में और सिद्दीपुरम में घूमते हैं, इनके बीच में पिछले दिनों आप में से कितने लोगों को पता है मालूम नहीं, लेकिन अपने कुछ कार्यकर्ताओं ने एक कालीन बेचने वाले, एक कंबल बेचने वाले को पकड़ लिया था, संघ के कार्यकर्ताओं। उन्होंने कहा तुम्हारा आधार कार्ड बताओ, आधार कार्ड उसने बताया तो उसमें नाम गलत था, धर्म गलत था, लेकिन जब पुलिस को पूछा, पुलिस के पास लेकर के गए, उसने कहा कि हम तो खजराना के आगे कालिका माता मंदिर के आगे जो मस्जिद है उसके सामने एक बस्ती है वहां पर रहते हैं। पुलिस जब वहां पर पहुंची तो आश्चर्यजनक रूप से वो डेरा तंबू लगा करके रहने वाले, कालीन बेचने वाले, कंबल बेचने वाले, उनमें से 6 लोग आईएस के संपर्क के लिए। हम में से कितने लोगों को पता है? हम चेतते नहीं है, हमको लगता है कि वोट देने से क्या होता है, नेता चुनने से क्या होता है, लेकिन अपने आसपास का समाज सुरक्षित रहे, इन प्रश्नों पर हम कितने चेतन्य हैं, इस बात की चिंता करना चाहिए। घुसपैठ के संबंध में बात हो ही चुकी है। आश्चर्यजनक रूप से जब इन घुसपैठियों को बाहर भेजने की बात होती है, एनआरसी की बात हो रही है कि भाई देश का एक रजिस्टर होना चाहिए, पंजीयन होना चाहिए, आप हम सब इस देश के नागरिक हैं, हमको पंजीकृत होना चाहिए। इंदौर में नए लोग आते हैं तो वो केवल भारत के हों, कोई विदेशी नागरिक आकर के पाकिस्तान से, बांग्लादेश से न बसे, इसके लिए एक रजिस्टर होना चाहिए। लेकिन इस एनआरसी का विरोध करते हुए मैंने बताया था, ममता दीदी ने क्या कहा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री लेकिन क्या कहती है, असम से आप भगाओगे तो हम पश्चिम बंगाल में बसा लेंगे। और पश्चिम बंगाल के वीडियो अभी सब लोग देख रहे होंगे व्हाट्सएप फेसबुक पर, वहां पर हिंदुओं को जिस ढंग से मारा काटा जा रहा है, उस स्थिति में हम सब लोगों को चिंता करना पड़ेगी कि आज देश की चिंता करने वाले राजनेता कहां हैं। और इसलिए ये बदला हुआ भारत है, इन चेहरों को पहचानिए जो आधी रात में आतंकवादियों के लिए अदालत खुलवा लेते हैं, जो पत्थर फेंकने वालों का पक्ष लेते हैं, जो सेना के द्वारा वो छर्रे वाली बंदूक उपयोग होती है उसका विरोध करते हैं, न्यायालय से सेना के विरुद्ध निर्णय ले आते हैं। और आश्चर्यजनक रूप से इस भारत की सबसे बड़ी पार्टी जो अब तक सरकार चला रही थी 75 साल से, वो पार्टी अपने घोषणा पत्र में कहती है कि हम अभस्पा हटा देंगे, सेना को जो अतिरिक्त अधिकार दिए गए वो हटा लेंगे, यानी सेना के हाथ फिर से पीछे बांध देंगे। और यह घोषणा करने राष्ट्रद्रोह का कानून समाप्त कर देंगे। आप बताइए ये कोई देशभक्त व्यक्ति सोच सकता है क्या? आप में से कोई सोच सकता है क्या कि राष्ट्रद्रोह का कानून हटा देंगे? तो इसलिए हम सब लोगों को इन बातों की चिंता करना है कि ये कहने वाले लोग कौन हैं। आतंकवादी हमलों में कितने लोग मरते हैं? ईरान इराक का जो खाड़ी युद्ध हुआ था उसको छोटा विश्व युद्ध कहा गया था, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस खाड़ी युद्ध में केवल 32,414 लोग मरे थे, लेकिन भारत में आतंकवादी घटनाओं में, बम विस्फोटों में अलग अलग स्थानों पर मरने वालों की संख्या इस समय 47,324 हो गई है। उस खाड़ी युद्ध से ज्यादा लोग तो अपने यहाँ आतंकवादी घटनाओं में मारे गए। और इसलिए हम सब लोग को यह विचार करना पड़ेगा कि कल तक जिस भारत में कभी बेकरी में बम फटते थे, कभी अक्षरधाम मंदिर में, कभी सिनेमा थिएटर में, कभी स्टेडियम में, हम देखते हैं पूरा भारत असुरक्षित हो गया था, होटलों तक में बम विस्फोट हो रहे थे। और उस स्थिति के बाद हम सब लोगों ने देखा कि भारत कैसा सुरक्षित हुआ। हम लोग देखते हैं जैश ए मोहम्मद का कमांडर घोषित हुआ नहीं कि हमारे ये वीर जवान जाकर के गोली मार देते। कमांडर की पोस्ट हमेशा खाली रहती। पिछले 5 सालों में 25-30 कमांडर मार दिए गए सेना के द्वारा। ये गौरवशाली स्थिति कैसे बनी? और अभी कल का मैं जब उद्बोधन प्रधानमंत्री जी का सुन रहा था, मन गदगद हो गया। इन सैनिकों का मन खून कितना बढ़ जाता होगा, आप कल्पना कर सकते हैं? जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पुलवामा के घटनाक्रम में मेरे 40 जवानों की हत्या करने वाले आतंकवादियों को उसी पुलवामा क्षेत्र में अभी तक सेना ने 43 आतंकवादी मार डाले, और बोले ये क्रम बंद नहीं होगा, उसी क्षेत्र में आतंकवादी इससे दुगने मारे जाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी बड़ी उपलब्धि है इस देश की, हम लोगों को पता ही नहीं है। और इसलिए इस राष्ट्र के साथ खड़े होते समय हम सबको ये समझना पड़ेगा कि आज देश में सुरक्षा का वातावरण कितना अच्छा हुआ है। आतंकवादी योजना बनाते हैं, तब तक सेना उनको मारने पहुंच जाती है। वो केवल सोचते हैं। हमारा जो सुरक्षा तंत्र है, हमारा जो खुफिया सूचना तंत्र है, वो इतना विकसित हुआ है। नक्सलवाद पर जो चोट हुई है, आप सब समझ सकते हैं। इस समय 44 महत्वपूर्ण जिले जो नक्सलवाद की चपेट में थे, वो सब नक्सलवाद से मुक्त हो गए। इसके अलावा धर्मांतरण और देश विरोधी गतिविधियों में लगे हुए लगभग 19,000 एनजीओ अपनी दुकानदारियां बंद करके भारत से चले गए। ये एनजीओ कौन से थे? ये वो विदेशी एनजीओ थे जो कभी मुस्लिम राष्ट्रों से पैसा लाते थे, कभी वो ईसाई मिशनरी के सहयोग से
सेवा के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, चिकित्सा के नाम पर ईसाई राष्ट्रों से पैसा लाते थे, और वो सब पैसा यहाँ पर कभी आतंकवाद की जेब में जाता था, कभी धर्मांतरण की जेब में जाता था। ऐसी 19,000 एनजीओ की दुकानें बंद कर दी गई। हम लोगों को पता है कि नहीं, ये सब हमको पढ़ना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। और दुनिया में हमारी बढ़ती हुई साख देखिए, योग दिवस मना रहा है पूरा विश्व। आज यमन में 4,000 भारतीयों को जब लाना था तो हमारी रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री सबके सब लग गए, वीके सिंह खुद चले गए, सुषमा स्वराज जी चली गई। ये जो परिस्थितियां इस देश में बदली है, और इन परिस्थितियों के कारण से भारत का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा है। राम जन्मभूमि के मुद्दे पर जो प्रगति हुई है वो जरूर आप जान लें। अभी प्रधानमंत्री जी ने एक साक्षात्कार में कहा था, लोग कहते हैं कि आपको SC/ST एक्ट में अमेंडमेंट करना था तो आपको तो बहुमत मिल गया, फिर आप राम मंदिर पर अधिनियम क्यों नहीं लाए? तो इसलिए मैं आप सबको बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने भी स्पष्ट किया कि जब अदालत का निर्णय हो जाता है तब संसद में अधिनियम बनाए जाते हैं। अभी राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं हुआ है, उसको विलंबित कर रहे हैं कुछ लोग। कौन कर रहे हैं हम जानते हैं, सिंपल जाता है, ये वो जाते हैं, तमाम लोग जाते हैं। तो ये तारीखें बढ़वाने का काम ये लोग कर रहे हैं, और बाद में प्रश्न करते हैं राम मंदिर क्यों नहीं बनाया। लेकिन एक अच्छी बात ये हुई है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यायालय को कहा है कि जो कुल जमीन है उसमें 67 एकड़ जमीन में से केवल 0.313 एकड़ जमीन जो है वो ही विवादित है। तो इसलिए आप अविवादित जमीन हमको सौंप दीजिए। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इस पर भी निर्णय होगा। और हम सब समझते हैं पिछली सरकारों में कभी राम सेतु तोड़ने की बात हुई, कभी सरस्वती पूजा रोकी गई, कभी दुर्गा पूजा रोकी गई। उत्तर प्रदेश में ही हमने देखा था कि पिछली सरकारों में मंदिरों के माइक उतार दिए गए। ऐसी परिस्थितियों में आज हम सबको पता है कि हिंदू समाज के गौरव का रक्षण करने वाली सरकार होने के कारण से हमारे सांस्कृतिक जीवन मूल्यों पर आघात नहीं हो रहे हैं। और अंत में मैं यही कहना चाहता हूं, बहुत जल्दी समाप्त करते हुए, कि आप, मैंने प्रारंभ में जिनका उल्लेख किया था, उन सब षड्यंत्र की कड़ियों को जोड़िए। कौन लोग थे जो भीमा कोरेगांव का आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे? कौन लोग थे जो जाट आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे? कौन लोग थे जो गुर्जर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे? और वो सारे के सारे लोग जो इस देश के टुकड़े करने के नारे लगाते थे, वे सब के सब मानवाधिकार की राजनीति करने वाले लोग अंततः एक मंच पर आ जाते हैं। आप देखेंगे आतंकवादियों का पक्ष लेने वाले, पत्थरबाजों का पक्ष लेने वाले, अलग अलग जातियों के आरक्षण की बात करके आंदोलन करने वाले, पटरियां उखाड़ने वाले, ये सारे के सारे लोग एक मंच पर आते हैं। ये सारे के सारे लोग गले में दुपट्टा एक ही पार्टी का डाल करके एक ही पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ते हैं, चाहे वो उमर खालिद हो, चाहे वो जिग्नेश मेवाणी हो, चाहे वो हार्दिक पटेल हो। इसलिए षड्यंत्र को समझने का प्रयास करिए। मैं आपसे निवेदन केवल इतना करना चाहता हूं कि इस राष्ट्र की एकता के लिए हम सब लोगों को तुष्टीकरण करने वाली सरकारें नहीं चाहिए। इस देश में असुरक्षा का वातावरण बताने वाले नायक भी हमको नहीं चाहिए। इनकी फिल्में देखना हम बंद कर देंगे जो कहते हैं कि हमारे देश में सुरक्षा का वातावरण नहीं है। ये नसीरुद्दीन शाह आज अगर नायक बने हैं, आज अगर फिल्मी हीरो बने तो हमारे कारण बने, या आमिर खान अगर हीरो बने हमारे कारण बने। शाहरुख खान पाकिस्तान की सड़ी सी बाढ़ में 1 करोड़ रुपया दे करके आता है, और भारत में केरल की इतनी बड़ी विभीषिका बाढ़ की आती है, उसकी जेब से 1 रुपया नहीं निकलता। हम लोग इनको हीरो बनाते हैं और ये लोग धर्म के आधार पर राष्ट्र के साथ पक्षपात करते हैं। और इसलिए हम सब लोगों को इस बात की चिंता करना पड़ेगी। अभी जितने पद्म पुरस्कार दिए जा रहे हैं, कैसे लोगों को दिए जा रहे हैं आप देखते हैं। कल तक नचैयों को दिए जा रहे थे, कल तक देश को तोड़ने वाले लोगों को पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। आज जिनको मिल रहे हैं उनके पैरों में चप्पल नहीं है। साइकिल लेकर के किसानों के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं, शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को पद्म पुरस्कार प्राप्त हो रहे हैं। ये बदला हुआ भारत है। और इसलिए मत देने से पहले हम सब लोग समाज में घूमें, लगातार चर्चा करें, एक एक व्यक्ति को बताएं कि हम सब लोग मिलकर के इस राष्ट्र के साथ घात करने वाले, इस देश, धर्म, संस्कृति के साथ घात करने वाले लोगों के साथ कभी खड़े नहीं होंगे। ये धर्म जो है, इस धर्म की रक्षा अगर हम करेंगे तो ये धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः का पाठ हम सब लोगों को याद रहे। हमारे मत से एक सशक्त राष्ट्र बनेगा। सबसे पहले हमारे सामने राष्ट्रहित होगा, दूसरे क्रम पर हिंदू हम सब एक होंगे। इस बिंदु पर मैं केवल इतना बता दूं, कभी ये मत सोचना कि इससे पूर्व हमारे सांसद मराठी भाषी थे। कभी ये मत सोचना कि आज जो कैंडिडेट है वो सिंधी समाज का है। अरे मित्रों, जिनसे हम संघर्ष कर रहे हैं, मैंने बताया था ना मंच पर, एक साथ हाथ जोड़ करके, हाथ से हाथ मिला करके जो लोग खड़े हैं, जो देश के टुकड़े करने के नारे लगाते हैं, उन सब लोगों से अगर मुकाबला करना है तो इनके खिलाफ एक वोट बैंक तैयार करना है। और वो वोट बैंक किसी जाति, किसी समाज, किसी भाषा को बोलने वालों का वोट बैंक नहीं होगा।
वो वोट बैंक होगा राष्ट्र भक्तों का वोट बैंक। और उस वोट बैंक को तैयार करने के लिए हम सब लोग तय करेंगे कि किसको वोट देना है, कौन इस राष्ट्र के स्वाभिमान को आगे बढ़ाने वाला है। और इसलिए जागरूक संगठित हिंदू समाज अपना वोट देश के लिए देने का संकल्प करे। मेरा वोट स्वराज के लिए, सुरक्षा के लिए, देश की अस्मिता के लिए और स्वराज के लिए होगा। अगर यह सब हम लोगों ने तय कर लिया तो एक उन्नत राष्ट्र हम सब लोगों के सामने होगा। बोलिए जोर से एक बार मेरे साथ, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।